हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारी पॉलिटी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं इंडियन पॉलिटी, उसकी दूसरी सीरीज है भारत का संवैधानिक विकास पार्ट 2। हम लोगों ने कुछ एक्ट देखे थे पहले वीडियो में, और जिन दोस्तों ने अगर उस एक्ट को नहीं देखा है, अधिनियम को, तो प्लीज़ आप उसको देखेंगे, तब ये और बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। दोस्तों, ये पहला टॉपिक अभी हमने पढ़ाया था, अब ये दूसरा टॉपिक है। सीक्वेंस वाइज पूरी क्लास चलेगी, तो आप एकदम वीडियो पे लगातार बने रहिए। दोस्तों, पहले में हम लोगों ने देखा था 1773 ईस्वी से लेके, और लास्ट था 1833 ईस्वी का एक्ट, और 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया था शासन, मतलब उनका अधिकार पत्र। और फिर क्या आया, अंग्रेजों ने 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट अंग्रेजों के लिए। ठीक है, आपने पढ़ा ही था पिछली वीडियो में कि ये चार्टर क्या था, एक ऐसा कानून कि जो अंग्रेजों पर नियंत्रण के लिए था, भारत के प्रशासन संबंधित नहीं था, अंग्रेजों पर नियंत्रण के लिए चार्टर बनाया गया था। ठीक है, और इसीलिए ये हर 20 साल पे चार्टर एक्ट आते थे। आइए देखा जाए 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट। इसमें क्या किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है, वीबीआई कर लीजिएगा, एक ही पॉइंट है और इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट। कंपनी के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के महत्वपूर्ण पदों, मतलब सिविल सेवकों, जो सिविल सेवक थे, उनके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। जो महत्वपूर्ण पद था, अब मतलब सिविल सेवक, अब क्या होंगे, अब उनकी नियुक्ति या भर्ती जो होगी वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर होगी, प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर होगी। ठीक है, 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। याद रखिएगा, 1853 ईस्वी का चार्टर एक्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर अब कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को भरा जाएगा। अगला है 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि यहां से बदलाव हुआ। इसी के जस्ट एक साल पहले 1857 की क्रांति हुई थी। तो क्रांति के बाद जो अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट थे, वो ये अब समझ चुके थे कि भारत में शासन करने का तरीका बदलना पड़ेगा। शासन तो ये लोग कर ही रहे थे, बस शासन को ये लोग ट्रांसफर किए दूसरे तरीके से। था ये भारत के हित में नहीं था, केवल ख्याली पुलाव था। यहाँ बहुत से वादे किए गए, आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, और यहाँ भारत के बुद्धिजीवी वर्ग भी बड़े खुश थे कि नहीं ये पूरा किया जाएगा। लेकिन देखिए क्या होता है, इसमें क्या क्या था। ठीक है, 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और शासन सत्ता कहां गई, ब्रिटिश ताज, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश क्राउन, महारानी विक्टोरिया का शासन लागू हो गया। ठीक, सबसे पहली बात 1858 ईस्वी के एक्ट के तहत जो भारत शासन अधिनियम है, कंपनी का शासन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया, ब्रिटिश ताज क्राउन का शासन लागू कर दिया गया। ध्यान रखिए कैसे सीक्वेंस बना है। 1813 में क्या था, इन लोगों का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का। चीन और चाय को छोड़कर, दो कंडीशन थी, आपको पढ़ाए थे कि चीन के साथ आप करिए व्यापार और चाय के साथ करिए, वहां पे आपका एकाधिकार बना रहेगा, लेकिन उसके बाद आपका व्यापारिक एकाधिकार नहीं रहेगा, इन दो जगह को छोड़ के। 1833 में क्या हुआ, व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह खत्म हो गया, अब केवल शासन करिए। और 1858 में क्या हुआ, शासन भी समाप्त कर दिया गया, और शासन कहां गया, ब्रिटिश ताज के हाथों सौंप दिया गया। अब ब्रिटिश क्राउन ही भारत में शासन देखेंगी। ठीक है, ये 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अब क्या किया गया इसमें, एक तो क्राउन के हाथों में शासन गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को समाप्त कर दिया गया। जाहिर सी बात है दोस्तों, अब ब्रिटिश क्राउन ने ही शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली, महारानी विक्टोरिया, तो अब इन लोगों की जरूरत नहीं थी। तो इन लोगों के स्थान पर किसको लाया गया, तो वो भी देखिए, ये लिखे हैं सीओडी। सीओडी को समझिए, सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बीओसी मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इनके स्थान पर गृह सरकार की स्थापना हुई। ठीक है, गृह सरकार, इनकी स्थापना हुई। अब क्वेश्चन आएगा गृह सरकार क्या है, तो देखिए गृह सरकार आपका, गृह सरकार मतलब भारत सचिव
एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव का पद सृजन किया गया, ठीक है। और उनकी सहायता के लिए भारत परिषद का गठन किया गया, इंडियन काउंसिल, जिसमें 15 मेंबर होते थे, ठीक है। 15 सदस्यों वाली भारतीय परिषद का गठन किया गया भारत सचिव की सहायता के लिए। इन्हीं को कहा गया था गृह सरकार, ठीक। और अब आप यहां देखिए कि ये गृह सरकार जो थे, भारत सचिव, ठीक है, और भारत परिषद, ये दोनों जाने का जो वेतन और खर्चा था, ये भारत के राजस्व से वसूला जाता था, मतलब भारत के राजस्व से ही दिया जाता था, ठीक है। एक तरह से कहिए तो दादा भाई नौरोजी ने इसी को लेकर ड्रेन थ्योरी का सिद्धांत दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ, मतलब भारत से ब्रिटिश मनी बढ़िया से खींच के ले जा रहे हैं और अनाधुन खर्चा किए जा रहे हैं, कोई हिसाब नहीं है। देख लीजिए, और ये मतलब भारत भारत लगा तो भारत मत सोचिए दोस्तों, भारत सचिव ये ब्रिटेन के कैबिनेट मंत्री थे और भारत परिषद भी ब्रिटेन में था, ये दोनों ब्रिटेन में थे। अभी तक की बात केवल ब्रिटेन की हो रही है, तो ये ब्रिटेन के दोनों लोग थे। और सारा खर्चा कहां देगा, कौन देगा, इंडिया देगा। बात समझ रहे हैं ना, भारत देश इनका खर्चा वहन करेगा। और ये लोग क्या करते थे, खर्चा थोड़ा बड़ा नहीं था, एकदम मतलब जितना खर्चा हो सके उतना खर्चा करिए, बड़े आराम से, बहुत प्रेम से खर्चा करिए, ठीक। तो क्या किया गया, अब यहां पे देखिए, यही बात कर लिया जाए 1919 के बारे में और 1935 के बारे में, ठीक है। दोनों बात हम लोग कर लेंगे। अब गृह सरकार अगर आपसे पूछे, क्यों बात करेंगे बताते हैं आपको। गृह सरकार आपसे पूछे कि इनका क्या काम था, तो भारत सचिव का तो पद बनाया गया, इन्हीं के अकॉर्डिंग, इन्हीं के थ्रू भारत सचिव का पद और भारत परिषद। तो गृह सरकार किस लिए आए थे, तो वन लाइन बताएंगे, भारत के शासन का नियंत्रण करने के लिए। गृह सचिव किस लिए आए थे, और गृह सरकार भारत के शासन का नियंत्रण करने के लिए, ठीक है। तो देखिए 1919 में क्या हुआ, अब यही बात कर लिया जाए, क्योंकि अब वहां पढ़ने से अच्छा एक सीक्वेंस में अगर भारत सचिव की बात चल रही है तो हम लोग उस चीज को यही किया जाए, ठीक है। 1919 ईस्वी का अधिनियम आया तो भारत परिषद की संख्या कम कर दी गई, ठीक है। भारत परिषद जो था उसमें 15 सदस्य थे, अब कम कर दिया गया। क्यों भाई, उसका भी रीजन था। अभी तक तो देख ही रहे हैं कि जो खर्चा इन लोगों का वेतन था वो भारत के राजस्व से था, लेकिन 1919 के अधिनियम से क्या किया गया कि वेतन और खर्च अब ब्रिटेन देगा, ठीक है। इस कारण ये लोग भारत परिषद के सदस्यों की संख्या कम कर दिए और भारत सचिव की शक्तियां कम कर दिए, और भारत सचिव की सहायता के लिए एक हाई कमीशन को नियुक्ति किया गया, उच्चायुक्त को। तो इतने बदलाव हुए 1919 के अधिनियम में, इन पे भारत सचिव के लिए, गृह सरकार के लिए। मैं एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं, 1919 ईस्वी के अधिनियम के द्वारा परिषद की संख्या कम कर दी गई, जो 15 सदस्य थे वो कम हो गए। अब वेतन और खर्चा जो था इनका वो ब्रिटेन से दिया जाने लगा, भारत सचिव की शक्तियां कम कर दी गई और उनकी सहायता के लिए हाई कमीशन को नियुक्त किया गया, उच्चायुक्त को। ये 1919 का अधिनियम के थ्रू, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस हमेशा खिलाफ थी, नहीं चाहती थी कि भारत से धन बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है। तो धीरे धीरे होते होते, विरोध करते करते 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा ये काम किया गया, ठीक। फिर क्या किया गया, जब 1935 का अधिनियम आया तो आप, एक क्वेश्चन यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है भारत परिषद को कब समाप्त कर दिया गया, या भारत परिषद का अंत कब कर दिया गया, ठीक है। तो आप बताएंगे 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत परिषद जो था, ये आप देख रहे हैं, इनको खत्म कर दिया गया, ठीक है। और फिर 1947 के एक्ट के द्वारा ये भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो भारत सचिव का पद भी 1947 एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो ये थे भारत सचिव और भारत परिषद। आपको इतनी बातें एकदम याद रखनी है अच्छे से। 1858 में गृह सरकार की स्थापना, गृह सरकार में भारत सचिव का पद बनाया गया, भारत सचिव की सहायता के लिए भारत परिषद बनाया गया। भारत परिषद में 15 सदस्य थे, इनका वेतन खर्चा भारत से, कांग्रेस विरोध बराबर कर रही थी। दादा भाई नौरोजी ने भी इसके लिए ड्रेन थ्योरी दिया, ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दिया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे विरोध होते हुए 1919 का जब अधिनियम आया
तो उसमें क्या किया गया, भारत परिषद जो था उसमें जो इनका खर्च था, अब वेतन और खर्चा ब्रिटेन से दिया जाएगा, भारत सचिव की शक्तियां कम और उनकी सहायता के लिए हाई कमीशन की नियुक्ति किया गया। 1935 में भारत परिषद को ही खत्म कर दिया गया और 1947 आते आते उसके अधिनियम द्वारा भारत सचिव का पद भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो ये था। और ये भारत सचिव क्या होते थे तो आप ये भी जान जाइए, जैसे आप 1909 में देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, तो जो मार्ले भाई साहब थे वही भारत सचिव थे और मिंटो, लॉर्ड मिंटो भारत के गवर्नर जनरल। 1919 में पढ़ेंगे मांटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, तो जो मांटेंग्यू थे ये आपके भारत सचिव थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड गवर्नर जनरल थे। तो यही ये लोग करते थे, ये भारत सचिव का पद था। ठीक है, इसीलिए ये दो नाम लेके चला गया है। अगला देखिए 1858 ईस्वी के एक्ट के तहत क्या हुआ, भारत के गवर्नर जनरल को, ठीक है, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। अभी आपने देखा था कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, कब, जब आए आपके विलियम बेंटिक। 1833 का जब अधिनियम आया, भारत स्वतंत्र अधिनियम एक्ट आया, उस समय बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा और प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अब यहां पे एक क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट कि भारत के गवर्नर जनरल को का पद कब समाप्त किया गया और उसकी जगह पे वायसराय कब लाया गया। तो 1858 ईस्वी के तहत भारत का गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। और तो पूछेगा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भी लॉर्ड कैनिंग, और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो भी लॉर्ड कैनिंग। तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग हुए। ठीक है, और अगला पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को, ठीक है, इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र को पढ़ा, जिसे भारत के बुद्धिजीवियों ने मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। ये लोग तो खुश थे, ये वादे बहुत किए थे 1858 में, ये करेंगे वो करेंगे। तो सोचिए बुद्धिजीवियों ने क्या कहा, ये मैग्ना कार्टा है, मतलब मैग्ना कार्टा का अर्थ अधिकार पत्र। ये लोग बड़े खुश थे, जबकि रियल में क्या था, ख्याली पुलाव थे। हो तो कुछ नहीं रहा था, आप भी देख रहे हैं कि शासन को बस ट्रांसफर किया गया, शासन वही था, ठीक है, अंग्रेजों का ही, और ये जो काम किए लोग अपने लिए ही करते चले गए। ठीक, यहाँ पे इंडिया के लिए, मतलब भारतीय लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया जितना ये लोग कहे थे। उसके बाद देखिए फिर क्या आता है, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। आपसे पूछेगा कि मुगल सम्राट का पद कब समाप्त किया गया, तो 1858 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, फिर देखिए अगला एक्ट है 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। ठीक, यहां से इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, विधानसभा की स्थापना हुई। देख लीजिए दोस्तों, सबसे पहले अगर देखा जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा की स्थापना कब हुई, तो 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के तहत। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 5 सदस्य हो गए, गवर्नर जनरल को लेके 6 सदस्य हो गए। गवर्नर जनरल प्लस 5 मेंबर इनकी कार्यकारिणी परिषद में। आपने देखा था पहले क्या था, 4 1773 में, फिर क्या हुआ, इनका अधिकार बढ़ा 3, फिर क्या लॉर्ड मैकाले आए 33 में, फिर 4, अब फिर 5, गवर्नर जनरल लेके 6 हो गए। तो आपके पूछेगा कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में 5 सदस्य गवर्नर जनरल को लेके कब हो गए, तो आप बताएंगे 1861 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के तहत। ठीक है, अगला पॉइंट, वायसराय को अपने कार्यकारिणी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार मिल गया। ये बहुत बड़ी बात थी कि वायसराय अपने कार्यकारिणी परिषद में 6 से 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकते हैं, ये इनको पावर मिल गया, 6 से 12 मेंबर। ठीक है, और फिर क्या देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बीआई कर लीजिएगा, कई एग्जाम पूछा भी है। वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्राप्त हो गई। किस एक्ट के तहत, 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति दी गई, जो आज राष्ट्रपति
अध्यादेश आप पढ़ते होंगे, आर्टिकल 123 क्या है, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति। आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1861 ईस्वी के भारत संविधान अधिनियम के द्वारा दी गई, और कब तक था, तो 6 माह तक वैध था कि इनका अध्यादेश 6 माह तक चलेगा। अध्यादेश का मतलब होता है कानून बनाना, ठीक है, और मतलब अपने अकॉर्डिंग वायसराय कानून बना के उसको फॉलो कर सकते हैं, इसको अध्यादेश कहते हैं। ठीक, जैसे आज राष्ट्रपति करते हैं। वायसराय नए प्रांतों का गठन, सीमाओं में परिवर्तन और प्रशासकों की नियुक्ति कर सकते थे। देखिए रहे दोस्तों, भारतीय संविधान की सीढ़ियां दिख रही हैं। आर्टिकल 2 और 3 क्या पढ़ते हैं आप? आर्टिकल 3 में पढ़ते हैं कि नए प्रांतों का गठन और उनके नाम सीमाओं में परिवर्तन। तो ये दिख रहा है कि वायसराय यहां से इन लोगों को पावर मिलना शुरू हुआ और ये हमारे भारतीय संविधान की सीढ़ियां बन रही थी। वायसराय नए प्रांतों का गठन कर सकते थे, सीमाओं में परिवर्तन कर सकते थे और प्रशासकों की नियुक्ति कर सकते थे 1861 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, 1859 ईस्वी में विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। विभागीय प्रणाली क्या? विभाग बन गए, स्वास्थ्य विभाग, उसके जितने भी विभाग होते हैं उस समय जो बनाए थे ये लोग, तो वह यहीं से स्टार्ट हुआ विभागीय प्रणाली। ठीक है, तो विभागीय प्रणाली का प्रारंभ कौन किया? लॉर्ड कैनिंग। कब हुआ? 1859 ईस्वी में। किस एक्ट के द्वारा? 1861 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। ठीक, अब आइए अगला देखा जाए 1892 का भारत परिषद अधिनियम 1892। ठीक, अब देखिए वायसराय की धीरे धीरे पावर बढ़ रही है। यहां पे आप क्या देखें, वायसराय को अपने कार्यकारिणी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार। यहां पे क्या हो गया 1892 में, वायसराय की कार्यकारी परिषद में कम से कम 10 सदस्यों और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार इनको दे दिया गया। वायसराय अपने कार्यकारी परिषद में कम से कम 10 सदस्य और अधिक से अधिक 16 सदस्यों की नियुक्ति कर सकते हैं 1892 के एक्ट के द्वारा। ठीक है, फिर पहली बार निर्वाचन प्रारंभ हुआ और ये निर्वाचन कैसा था? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, इसमें जनता भाग नहीं लेती थी। लेकिन अगर देखा जाए तो निर्वाचन की स्टार्टिंग कहां से हो रही है? 1892 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, तो अब आगे अगला पॉइंट देखिए, 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद, आप देख ही रहे हैं कि विधानसभा 1861 ईस्वी में बनी गई थी, विधान परिषद ही बन गया था। तो केंद्रीय विधान परिषद में जो भारतीय सदस्य थे, भारतीय सदस्य, इनको वार्षिक जो बजट था इस पर दोस्तों बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार प्राप्त हो गया। ये बड़ी बात थी, बड़ी चेंजिंग आई। ठीक है, कि यहाँ पे केंद्रीय विधान परिषद में जो इंडियन मेंबर हैं, भारतीय सदस्य हैं, उनको वार्षिक बजट पर बहस और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यही बहुत था भारतीयों के लिए। लेकिन यहाँ पे कुछ शर्त थी, वो भी जानिए। प्रश्न पूछने के लिए 6 दिन पूर्व की सूचना देनी होती थी और सरकार आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी। मतलब आप प्रश्न पूछेंगे जब वार्षिक बजट पर, तो आपको 6 दिन पहले उसकी सूचना देनी होगी कि हम प्रश्न पूछेंगे, और सरकार उस उत्तर को देने के लिए बाध्य नहीं है। तो सरकार उस समय कई बार मौन भी रहती थी, लेकिन प्रेस वाले, पेपर वाले इसको लेके मुद्दों को उठाते थे कि ये क्वेश्चन किया गया और सरकार इस पर मौन है, तो ये काम होता था। ठीक है, अब देखिए नोटिस पॉइंट 2 लिखे हैं। हो सकता है कि आप लोग प्रश्न पूछना और पूरक प्रश्न कई लोग नहीं समझते हैं, तो समझिएगा। पूरक प्रश्न जैसे, अब देखिए इसीलिए इसको हाईलाइट किए हैं नोटिस पॉइंट में, पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं थी। तो होगा कि प्रश्न और पूरक प्रश्न में क्या अंतर होता है? प्रश्न पूछने की शक्ति थी, 6 दिन पहले सूचना दीजिए, सरकार उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं थी, लेकिन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन जो पूरक प्रश्न था उसको पूछने की शक्ति नहीं थी। ठीक है, पूरक प्रश्न का मतलब कि जैसे प्रश्न क्या हुआ, वाराणसी की जनसंख्या कितनी है, बनारस की, ठीक, तो सरकार ने बता दिया।
अब पूरक प्रश्न फिर आप पूछ रहे हैं कि वाराणसी की जनसंख्या में महिलाओं की संख्या कितनी, पुरुषों की जनसंख्या कितनी, ये पूरक प्रश्न हो गया। तो पूरक प्रश्न पूछने की शक्ति नहीं दी गई थी, ठीक है। और इन लोगों को भारतीय सदस्य को मत देने का अधिकार भी नहीं था, ठीक है। ये लोग वोट नहीं दे सकते थे। 1892 ईस्वी के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा इनको इतना हुआ कि बजट पर, वार्षिक बजट पर बहस और प्रश्न पूछेंगे, वोट नहीं देंगे और पूरक प्रश्न नहीं पूछेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा अगला एक्ट था जो पार्ट 2 है। अभी इसकी पार्ट 3 भी आएगी, ठीक है। तो आप जो लोग 1 नहीं पढ़े हैं, संवैधानिक विकास का पार्ट 1 पढ़िए और इसको पढ़िए। और दोस्तों जो चीज आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिखा करिए। हम कहते हैं कि अगले वीडियो में आपकी बातें को पढ़कर क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और आपको अगर अच्छा लगता है तो वीडियो मेरी, तो इसको लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को, जितने अपने ग्रुप हैं उनमें फॉरवर्ड करिए दोस्तों, कि जो मेहनत हम लोग आपके लिए कर रहे हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। और जितने लड़के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको ये वीडियो देखने से उनको जरा सा भी अगर हेल्प मिल जाती है तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।